नमस्कार साथियों। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल की विषय पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण भाग एक पर आपको मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। व्यवसाय पेंटर विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण भाग एक। साथियों, आज का उद्देश्य है पेंटर का परिचय, पेंटर की आवश्यकता, पेंटर के लिए औजारों की महत्ता, पेंटर के हस्त औजारों का विवरण। आज हम जो हमारे उद्देश्य हैं उसके बारे में वर्णात्मक रूप से हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण भाग एक। परिचय। संपूर्ण भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का जाल बिछा है, जहां तकनीकी मानक श्रम को एक नई दिशा में ले जाने के लिए व्यापक प्रयास अनवरत चलते रहते हैं। इनमें पेंटर भी एक प्रमुख उपयोगी एवं लोकप्रिय ट्रेड है। बहुत सारी ट्रेडें हैं, व्यवसाय हैं भारत में, लेकिन इनमें से एक प्रमुख ट्रेड जो उभर के सामने आई है वो है पेंटर। इस ट्रेड में प्रशिक्षुओं को ट्रेड्स के विविध पक्षों से अवगत कराया जाता है। विश्व भर में पेंटर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं इसकी विविध श्रेणियां प्रदत्त की गई हैं तथा प्रत्येक श्रेणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेंटर ट्रेड के इस अध्याय में पेंटिंग के साथ साथ उसकी सुरक्षा, औजार एवं उपकरणों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। ठीक है साथियों, पेंटर की आवश्यकता, नीड ऑफ पेंटर। विश्व भर में आवासों की परिष्कृति, फर्निशिंग फिनिशिंग से लेकर विज्ञापन की दुनिया तक पेंटर की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई है। साथियों, आप लोग जानते हैं विज्ञापन में और जो फिनिशिंग होती है उसमें पेंटर का कितना कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि वर्तमान में पेंटिंग का कार्य मशीनों की सहायता से भी किया जाने लगा है, लेकिन मशीनें कुशल मानव श्रम के समकक्ष परिणाम दे सकने में विफल रही हैं। मानव के द्वारा की गई परिष्कृति इसलिए भी बेहतर मानी जाती है क्योंकि वह उत्तम परिणाम की प्राप्ति तक विविध क्रियाओं को दोहरा देता है। पेंटर के लिए औजारों की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ टूल फॉर अ पेंटर। किसी भी ट्रेड को कोई भी कार्य करने या उस कार्य के विविध उपक्रमों को संपन्न करने के लिए उस कार्य से संबंधित औजारों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। उदाहरण के लिए किसी पेंटिंग कार्य की सतह फिनिशिंग हेतु उपयुक्त आकार की पत्ती की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास पत्ती नहीं है तो हम उस सतह की सफाई नहीं कर सकते। पेंटिंग व्यवसाय में प्रयोग होने वाले औजारों का क्रमवार वर्णन दिया गया है। ठीक है साथियों, तो अगर आपको किसी भी सतह की उस पर पेंटिंग करना है, फिनिशिंग करना है, तो आपको उसके लिए पत्ती की आवश्यकता होगी। जो पुराना रंग है उसको निकाल देंगे। ठीक है साथियों, पेंटर के हस्त औजारों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैंड टूल्स ऑफ अ पेंटर। पेंटिंग के कार्य में पेंटर के लिए विविध प्रकृति के हस्त औजारों की आवश्यकता होती है। पेंटिंग के कार्य में समायोजित इन प्रक्रियाओं में मुख्य पेंट या रंग को सतह पर से हटाना है, जिससे कि उन्नत किस्म की सतह को प्राप्त करना संभव हो। जो पुराना पेंट है या मुख्य पेंट है उसको आप सतह से हटाएंगे तभी आपको स्मूथ सरफेस, अच्छी सरफेस मिलेगी। ठीक है साथियों, पेंटिंग में पेंटर की प्रक्रियाओं के विविध प्रकार की पत्तियां एवं चाकू भी मुख्य औजारों में गिने जाते हैं, जिनकी सहायता से सतह का पुराना रंग या पेंट की परतों को हटाकर उत्तम परिष्कृति प्राप्त की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें विभिन्न प्रकार की पत्तियां, चाकू होते हैं। औजारों का मुख्य रूप से
प्रयोग किया जाता है, जो पुराना पेंट या फिर पेंट की सतह है उनको हटाकर अच्छी सतह प्राप्त करने के लिए। तो इसी चरण में हमारा जो पहला औजार है उसको हम बोलते हैं शेव हुक। इसका सबसे पहले हम उपयोग पढ़ेंगे कि इसका क्या उपयोग है। मोल्डिंग आदि साफ करने में प्रयुक्त होने वाला यह औजार भिन्न-भिन्न आकारों में मिलता है। ये हुक उपयोगिता के अनुसार नुकीले, चौरस तथा तिकोने बनाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं साथियों, ये जो नुकीला है, ये 3 प्रकार के होते हैं, नुकीला, चौरस, तिकोने। ये आप तिकोना देख पा रहे हैं, ये नुकीला औजार है, ये चौरस है। ठीक है? तो इस प्रकार के जो शेव हुक हैं, 3 प्रकार के आकार के शेव हुक उपयोग किए जाते हैं, जो मोल्डिंग साफ करते हैं। मोल्डिंग मतलब आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी बताया है। यहाँ से जो पुराना कलर है, ये जो पन्नी ये है, पुराना कलर इसको निकाल के ये इसकी सरफेस को स्मूथ बना रहा है, साफ बना रहा है। ठीक है? इसकी बनावट देख लेते हैं साथियों। इनका ब्लेड स्टील का तथा हैंडल लकड़ी से निर्मित होता है। इसका जो हैंडल है, वो लकड़ी से बना होता है और जो ब्लेड है, ये आप ब्लेड देख पा रहे हैं, ये स्टील से बनी होती है। इसके हैंडल में लगी लोहे की सलाख के सिरे पर शेव हुक लगाकर उसे बोल्ट से कस दिया जाता है। यहाँ पर देखिए इसको बोल्ट से कस दिया जाता है। ठीक है साथियों? तो ये हम इसके बारे में हमने पढ़ा कि शेव हुक क्या है और इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या बनावट है। अगला औजार हम देखते हैं प्लम्ब लाइन। अगला औजार है साथियों हमारा प्लम्ब लाइन। तो प्लम्ब लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लम्ब लाइन सभी लोग से अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं प्लम्ब लाइन क्या होता है। यह औजार बनाई गई दीवार या सतह की स्थिति को जांचने के काम आता है। आपकी जो दीवार है या पेंट आपने जो किया है, उसकी स्थिति जानने के काम आता है कि आपकी जो दीवार है वो सही है, सीधी रेखा में है या नहीं है। इसकी सहायता से सतह की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। जो सतह की स्थिति होती है, उसका अनुमान लगाया जाता है। बनावट बनावट हम देखते हैं, इसमें बंधी हुई डोरी के सिरे में एक वजनदार लोहे का गोला लगा होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वजनदार लोहे का गोला है। डोरी की सतह सॉरी डोरी की लंबाई 15 से 20 फुट के करीब होती है। जो डोरी की लंबाई है, वो करीब 15 से 20 फुट है। इसकी जो ये देख पा रहे हैं आप 15 से 20 फुट है इसकी लंबाई। अब इसकी विधि क्या है, किस तरह से हम इसको मापते हैं? टेढ़ी दीवार पर सतह को सुनिश्चित करने के लिए इसमें लगी लकड़ी के टुकड़ों को दीवार की सहायता से के साथ सतह के साथ लगा देते हैं और डोरी टुकड़े के मध्य से होकर लोहे के गोले तक जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ से इसको सीधा मापा जा रहा है, तो इससे आपको पता चलता है कि सतह आपकी सीधी है या टेढ़ी है। इस औजार की सहायता से विकृति का पता लगाया जाता है। आपकी सतह सही है अथवा नहीं है, उसकी सहायता से इसका पता लगाया जाता है। ठीक है साथियों? तो ये हमारा था प्लम्ब लाइन। अगला हम पढ़ेंगे औजार डायमंड ग्लेज़ियर। ठीक है साथियों? अगला औजार है हमारा डायमंड ग्लेज़ियर। इस औजार को ग्लास कटर भी कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसको ग्लास कटर भी कहते हैं। मतलब ये जो काँच है उसको काटता है। बनावट इस औजार की सिरे से लगी कड़ी की सहायता से काँच को काटा जाता है। इनके 3 भाग होते हैं। ये कड़ी लगी है, इसको टिका के इसको काँच से काटा जाता है। इसके 3 भाग हैं, हैंडल, बॉडी, ये बॉडी है इसकी पूरी, सॉकेट, ये सॉकेट लगा हुआ है इसका। ठीक है साथियों? 3 भागों से मिलके बना होता है, हैंडल, बॉडी, सॉकेट। नोट, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, शीशा काटने के बाद भी यदि कोई हिस्सा बिना कटा रह जाता है, तो बॉडी में किए हुए खाँचों की सहायता से उन हिस्सों को काट दिया जाता है। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई हिस्सा कटा हुआ बिना कटा हुआ रह जाता है, तो उसको हम काट सकते हैं। इसकी विधि देख लीजिए, विधि क्या है? इस कटर को जब शीशे की सतह पर कड़ी द्वारा टिका देते हैं, तो इसकी साथ पहिया भी टिक जाता है, जो कटिंग क्रिया करने में सहायक होता है। इसकी सहायता से एक अनजान व्यक्ति भी शीशे को काट सकता है। इसमें इसकी विधि ये है, यहाँ कड़ी को टिका के इसको ऐसे इस तरह से काट दिया जाता है और ये देखिए इस तरह ये कटा हुआ पोर्शन है आपका। तो इससे क्या है, कोई अनजान व्यक्ति जिसको नहीं आता है, जो एक्सपर्ट नहीं है इन चीज़ों में, वो भी इसको अच्छी तरह से काट सकता है। ठीक है साथियों? तो इस
हमने पढ़ा डायमंड ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, अगला औजार है हमारा स्क्रैपर। ठीक है साथियों, स्क्रैपर के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग देख लेते हैं। इस औजार का उपयोग भी पुरानी सतहों से रंग को उतारने में किया जाता है। जो पुरानी सतह है उससे रंग, तो रंग अगर आपको उतारना है पुरानी सतहों से, स्मूथ सरफेस बनाना है, तो उसका उपयोग किया जाता है। स्क्रैपर का भी उपयोग किया जाता है। बनावट देख लीजिए इसकी। स्टील से निर्मित इस औजार का हैंडल लोहे के पाइप या फिर कठोर लकड़ी का बना होता है। ये देख पा रहे हैं आप, कठोर लकड़ी का बना है और ये जो है लोहे का बना हुआ है। ठीक है साथियों, इसके उपयोग के परिणाम स्वरूप स्वरूप सतह पर रह जाने वाले छोटे छोटे कणों को एमरी पेपर से साफ किया जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं एमरी पेपर या सैंड पेपर जो बाजार में मिल जाता है, उससे ये जो सतह है, ये जो दाने दाने रह जाते हैं, इनको एमरी पेपर से साफ किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हमने पढ़ा स्क्रैपर के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे चीजल नाइफ। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें पत्तियों और चाकुओं का उपयोग किया जाता है, तो किसी क्रम में ये चीजल नाइफ है। तो चीजल नाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका उपयोग क्या है? इस औजार का उपयोग पुराना रंग हटाने या फिर लकड़ी में शीशे को रोकने के ध्येय से लगाई पुट्टी को हटाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जो शीशे में लकड़ी की पुट्टियां होती हैं, उनको लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, बनावट अच्छी स्टील से निर्मित इस औजार की धार छेनी जैसी होती है, जो कभी भी अपने कार्य में विफल नहीं हो पाती। आप देख पा रहे हैं इसकी धार जो है वो छेनी की तरह है। छेनी आप लोगों ने देखी है, ये धार है यहाँ पर। और ये इसमें आप किसी भी कार्य, जिस भी कार्य, इसका जो कार्य है, इस कार्य में आप इसको उपयोग करेंगे तो ये कभी भी अपने कार्य में फेल नहीं होगी। ठीक है साथियों, अगला औजार है हमारा पैलेट नाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाइफ और पत्तियों का उपयोग किया जाता है, तो इसी क्रम में हमारा जो अगला औजार है वो है, माफ कीजिएगा साथियों, अगला औजार है हमारा पैलेट नाइफ। उपयोग, इसका उपयोग देख लेते हैं पहले। यह औजार भी रंग को हटाने में प्रयुक्त किया जाता है। इस औजार का उपयोग भी रंग को हटाने में किया जाता है। ठीक है साथियों, बनावट यह दो हिस्सों ब्लेड व हैंडल में विभाजित होता है। इसका ब्लेड का सिरा गोला होता है। ये आपकी ब्लेड है और ये आपका हैंडल है। इसका सिरा आप देख पा रहे हैं साथियों, गोला है। ठीक है, गोल शेप में। इस औजार का कार्योपरांत सदैव तारपीन के तेल से धोकर रखना चाहिए। साथियों, एक महत्वपूर्ण नोट मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी औजार आप पेंटर में उपयोग करते हैं तो उनको बाकायदा आप तेल से धो के रखिए। तारपीन के तेल से या मिट्टी के तेल से आप उसको धो के रखिए, ताकि औजार हमारे सुरक्षित रहें, खराब ना हो। ठीक है साथियों, तो हमने इसके बारे में चर्चा की, पैलेट नाइफ के बारे में। अगला हमारा औजार है स्टॉपिंग नाइफ। स्टॉपिंग नाइफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। उपयोग, इसका उपयोग देख लेते हैं। इस औजार का उपयोग गड्ढों या दरारों को भरने में किया जाता है। जो गड्ढे या दरार होते हैं, दरारें उत्पन्न हो जाती है बनाते समय, पेंटिंग करते समय, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बनावट आकृतिक संरचना में यह ऊपर से सीधा पर नुकीला होता है। उत्तम स्टील से निर्मित यह औजार लचकदार होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर से नुकीला है और ये लचकदार, ये हैंडल है, ये ब्लेड है इसका। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये हमने चर्चा की स्टॉपिंग नाइफ के बारे में। अगला हमारा औजार है पुट्टी नाइफ। साथियों, ये भी एक महत्वपूर्ण औजार है। इसका उपयोग हम देख लेते हैं। इस औजार का उपयोग आघातों के परिणाम स्वरूप बने गड्ढों या दरारों को भरने अथवा सतह को समतल करने में किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण काम है सतह को समतल करने में, या आप देख पा रहे हैं आघात हो, किसी चोट वगैरह की वजह से अगर उसमें गड्ढे या दरारें पड़ गई हैं, तो उन गड्ढों या दरारों को भरने के लिए भी हम पुट्टी नाइफ का उपयोग करते हैं। साथियों, इसकी बनावट आप देख सकते हैं, बनावट कैसी है। इस आकृति संरचना स्वयं इस प्रकार नाइफ के उद्देश्य को सिद्ध करती है। आप देख पा रहे हैं ये इसका हैंडल है और ब्लेड है, ये इस तरह का बना हुआ था, ताकि आपका जो पुट्टी है या सतह को समतल करने के लिए जो उपयुक्त मटेरियल है, वो पदार्थ है, वो इसमें आप भर जाए और आपका जो है वो जो दरार है और उनको गड्ढों को ये पूरी तरह से भर दे। ठीक है साथियों, तो हमने ये चर्चा की पुट्टी नाइफ के बारे में। अगला जो उपकरण है, सॉरी औजार है हमारा, वो है फिलिंग नाइफ। ठीक है साथियों, फिलिंग नाइफ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है। उपयोग, इसका उपयोग देख लेते हैं साथियों। इस औजार का उपयोग खुरदुरी एवं असमान सतहों पर पुट्टी भरने में किया जाता है।
ठीक है साथियों, आप देख पा रहे हैं असमान सतह है। तो ये देखिए इस तरह का, ये मैं आपको एग्जांपल भी बताया है। ये जो खुरदुरी एवं असमान सतह है, पुट्टी भरने में किया जाता है इनका। और बनावट देख लेते हैं, यह विविध आकारों में उपलब्ध होता है। इस नाइफ की विशेषता यह है कि इसमें कतई भी धार नहीं होती है। इसमें देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें धार नहीं है और ये विभिन्न आकारों में मिल जाता है। तो ये मैंने आपको एक जनरल जो नॉर्मल टाइप का जो मिलता है मार्केट में, वो आपको मैंने दिखाया ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, और ये दीवार है हमारी। इस दीवार पे देखिए वो किस तरह से इसको समतल कर रहा है। कारोपरांत इस साफ सफाई करने का करके रखना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो औजार हैं आपके विभिन्न, इनको आपको सबको साफ सफाई करके रखना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला जो औजार है हमारा, 4 मोड़ वाला 2 फुटा पैमाना, 4 4 2 फीट रूल। ठीक है, इसकी बनावट हम देख लेते हैं। आम की लकड़ी से निर्मित इस पैमाने में 6 6 इंच के 4 भाग होते हैं, जिसमें इंच व सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं। आप ये देख पा रहे हैं 6 6 इंच के 4 भाग, 4 भाग में, इसलिए इसको बोलते हैं 4 फोल्ड। ठीक है साथियों, 2 फीट क्यों बोला जाता है? 6 6 इंच के, मतलब 6 + 6 12 इंच। ठीक है, आप देख पा रहे 12 इंच, तो वो हो गया हमारा 1 फुट। ठीक है, तो एक 12 इंच + 12 इंच, एक 2 फुट हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 2 फीट। 4 फोल्ड 2 फीट। बाकी आपको समझ में आया इसको 4 फोल्ड 2 फीट क्यों बोलते हैं? ये आप देख पा रहे हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, 6 6 इंच के जो 4 भाग हैं वो लगा दिए हैं। और चार, ये करीब हमारा जो होता है 2 फीट का पैमाना होता है, मतलब करीब लगभग 60 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होता है, जुड़े होते हैं। इसमें इंच व सेंटीमीटर के निशान भी लगे होते हैं। इसमें आपको इंच भी लगा होता है और सेंटीमीटर का निशान भी होता है। साथियों, इसका उपयोग इसको कार्य की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है। साथियों, वो आप लोग जानते हैं कि यदि आपके पास 60 सेंटीमीटर की स्केल होगी तो आप उसको रखने में आपको उसको परेशानी होगी। तो ये 4 फोल्ड, ये एक पोर्टेबल चीज़ है हमारे पास स्केल को मापने के लिए, ताकि हम जो हमारा मेजर करने वाला है, मापने वाला जो है, उसको हम आसानी से माप सकें। नोट, यह अपनी कार्यकी में सख्त न हो, इसलिए इसके कब्जों में सरसों के तेल की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं। आप देख पा रहे हैं सरसों की ये जो कब्जे होते हैं, यहाँ कब्जे लगे होते हैं साइड में आप। तो इनमें क्या होता है कि सरसों की जो बूंदें हैं, ये देखिए कब्जे देख पा रहे हैं, सरसों की बूंदें भर देते हैं ताकि ये इसमें जंग न लगे, सख्त ना हो। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा औजार है, वो भी एक महत्वपूर्ण औजार है, ब्लो लैंप। ब्लो लैंप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस युक्ति का उपयोग लोहे या फिर लकड़ी की सतह से रोगन को उतारने में किया जाता है। ध्यान रखिए, लोहा और लकड़ी, लोहे या लकड़ी से रंग उतारने में किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है? इससे निकलने वाली ऊष्मा, हीट, जो आग होती है, पेंट नरम होकर आसानी से हो जाता है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, इससे आप उसको सतह पर, लोहे की सतह या लकड़ी की सतह पर आप उसको हीट देंगे तो उससे रंग आपका आसानी से पिघल के उतर आएगा। इसको स्टोव की भांति जलाकर प्रयोग किया जाता है, तथा इसके प्रयोग में ध्यान रखा जाता है कि इसमें बर्नर में कार्बन जमा ना हो पाए। इसको बहुत सावधानी से किया जाता है और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसमें कार्बन जमा ना हो पाए। ऐसा होने पर नोजल का सुराख बंद हो जाता है, जिससे जिससे बार बार खोलने के लिए पिन का प्रयोग किया जाता है। साथियों, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में स्टोव चलते थे मिट्टी के तेल वाले, उसमें अगर कार्बन जमा हो जाता था तो हमें पिन की सहायता से उसको साफ करना होता था, नोजल को साफ करना होता था। वही प्रक्रिया इसमें है। ये ब्लो लैंप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा दिया है। इसमें जो कुछ प्रमुख पार्ट होते हैं, ऑयल पेंट, पंप, टंकी, नोजल, बर्नर, गैस ट्यूब, हैंडल। ठीक है साथियों, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण औजार है। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज हमने औजार के बारे में, विभिन्न औजारों के बारे में पढ़ा। ब्लू लैम्प, प्रशिक्षण का सारांश। अब इसके सारांश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस आज इस प्रसंग के माध्यम से पेंटर की विभिन्न महत्ता के बारे में समझा। समाज में पेंटर का महत्व है कि पेंटर समाज में एक मील का पत्थर है, एवं पेंटर के विभिन्न औजारों जैसे शेव हुक, लंब लाइन, डायमंड ग्लेजियर, स्क्रैपर,
चीजल नाइफ, पैलेट नाइफ, स्टॉपिंग नाइफ, पुट्टी नाइफ, फिलिंग नाइफ, पैमाना 4 फोल्ड 2 फीट पैमाना, ब्लो लैम्प के बारे में अध्ययन किया एवं उनका रखरखाव किस तरह से करना है इसे समझा। पेंटर के बिना समाज अधूरा है। तो आज हमने पेंटर के बिना समाज अधूरा है ये देखा कि बिना पेंटर के जो है कोई भी चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगेगी, सब बदसूरत लगेगी। ठीक है, तो वो विभिन्न औजारों के बारे में पढ़ा, उनको किस तरह से हमें रखना है, किस तरह से उनकी सुरक्षा करनी है, तो इसके बारे में हमने समझा। ठीक है साथियों, प्रयुक्त संदर्भ, इस जो थ्योरी मैंने आपको सैद्धांतिक विषय आपको मैंने पढ़ाया है उसका जो मैंने कंटेंट लिया है, पेंटा जनरल थ्योरी नीलकंठ पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मनीष शर्मा द्वारा बुक से लिया गया है। पेंटिंग थ्योरी रॉयल बुक डिपोट LR मंजुल द्वारा लिया गया है। पेंटर जनरल थ्योरी अरिहंत प्रकाशन मेरठ राजपाल सिंह द्वारा लिया गया है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज मैंने प्रसंग पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण भाग 1 पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा।